नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, रक्त परिसंचरण तंत्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के कुछ बचे हुए तथ्यों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग का है, इस वीडियो के माध्यम से जो आप सीखेंगे वो फुल्ली टोटली जो है आरबीसी के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आरबीसी के बारे में। जितने भी फैक्ट हैं, जितना फैक्ट मैं बताऊंगा उन सभी फैक्ट को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अगर आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, सही से यहां पढ़ लेंगे, तो फिर भविष्य में आपको कहीं भी और किसी भी चैनल के पास, किसी भी कोचिंग में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। एक और नाम से जानते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स अथवा लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीसी की खोज किसने किया। तो आरबीसी की खोज किए थे एंटोनी वेन लीवेनहॉक। याद रहेगा, तो आरबीसी की खोज किसने किया? एंटोनी वेन लीवेनहॉक। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नाम का। इनका साइंटिफिक नाम क्या है? ठीक है, तो साइंटिफिक नेम, यानी साइंटिफिक नेम का मतलब जो आरबीसी होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। जो एरिथ्रो होता है, इस एरिथ्रो का मतलब यहां पर होता है लाल। क्या होता है? लाल। और साइट का मतलब होता है कोशिका, है ना, कोशिका होता है। यानी ऐसी सेल जो कैसी हो, देखने में लाल हो, वही कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। यानी वैज्ञानिक नाम, यानी मेडिकल लाइन में डॉक्टर लोग एरिथ्रोसाइट के रूप में इसे प्रयोग करते हैं आरबीसी को। ठीक है, अब आपने जान लिया साइंटिफिक नाम क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है वो उभयावतल होता है। उभयावतल को इंग्लिश में बोलते हैं बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब ये हुआ कि देखने में यह गोल सा होगा, गोल सा चपटा होगा, और चपटा बीच में दबा होगा। यानी यह छोटी सी होती है, गोल होती है, और बीच में चपटी होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख लीजिए, ध्यान से देखिए, यही है आरबीसी। देखिए ध्यान से, पिक्चर में बीच में दबा हुआ पोर्शन है ना, कॉनकेव की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप में होता है अथवा उभयावतल शेप में होता है। बताइए, बात सही है? बात समझ गए? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो आरबीसी होता है वो आरबीसी क्वांटिटी में कितना होता है, यानी मात्रा कितनी होती है। मात्रा के हिसाब से बात किया जाए तो जो आरबीसी होता है वो सबसे ज्यादा होता है ब्लड में। ठीक है, यानी जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं ब्लड में प्लाज्मा को छोड़ करके, तो आरबीसी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को पीएल मैंने लिखा है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। यानी यहां पर एक सवाल बनेगा कि वो कौन सी ब्लड सेल है जो संख्या में सबसे ज्यादा होता है। तो संख्या में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? तो वो होता है आरबीसी। वो कौन सा ब्लड सेल है जो संख्या में सबसे कम होता है? तो वो होता है डब्ल्यूबीसी। अब इनके अनुपात का बात किया जाए, इनके रेशियो का बात किया जाए, तो इनके बीच रेशियो क्या होता है? आरबीसी प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी के बीच जो रेशियो होता है वो होता है 600:, जो प्लेटलेट्स होता है वो 40 के अनुपात में होता है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है वह 1 के अनुपात में होता है। बात याद रखिएगा। अगर यहीं से सवाल इस तरीके से कहता कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होगा, तो आरबीसी कितना है? 600 है, और डब्ल्यूबीसी कितना है? 1 है। यानी आप लिख सकते हो कि 600:1 के अनुपात में रहेगा। यानी किसी का भी पूछ ले, अगर प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछता तो प्लेटलेट्स का 40 और डब्ल्यूबीसी का 1, यानी 40:1 हो जाता। बताइए, बात समझ में आया? ये तो हो गया मात्रा के हिसाब से। तो यहां से एक प्रश्न बनेगा कि वो कौन सा ब्लड सेल होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो सबसे ज्यादा नंबर में होता है? तो वो होता है कौन सा? आरबीसी। अब हम बात करेंगे इनके साइज का बात करेंगे। साइज का मतलब होता है इनके आकार का। ठीक है, आकार की भी यहां पर बात किया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है ब्लड की? तो देखिएगा, यही जो रेशियो है, यही जो इनमें रिलेशन दिख रहा है, यही उल्टा हो जाएगा। यानी आरबीसी जो मैंने लिखा है इसको सबसे छोटा कर दूंगा, उसके बाद बड़ा होगा प्लेटलेट्स, और सबसे बड़ा होगा डब्ल्यूबीसी। यानी आकार की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, और सबसे छोटा कौन सा होता है? आरबीसी होता है। तो यहां से एक सवाल फिर बनेगा, आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्लड जो सेल्स होती हैं उनमें सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। और फिर पूछेगा सबसे छोटा कौन होता है? तो बताओगे आप आरबीसी। ठीक है,
यानी कहने का मतलब इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड। ये बात याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी कोशिका होती है सेल की, याद रहेगा। अब आपने यहां पर मात्रा देख लिया, आकार देख लिया, ठीक है। अगर मात्रा की बात किया जाए कि आरबीसी सबसे ज्यादा होता है, प्लेटलेट से उसके बाद होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है, यानी मात्रा की बात आपने देख लिया। तो अब आप समझने वाली बात यहां पर यह है कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति में एक आएगा पुरुष, ठीक है, एक होगा पुरुष यानी जिसको मेल कहते हो, और एक आएगी महिला जिसे फीमेल कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो मेल में अगर बात किया जाए इस आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 4 से लेकर के 4.5 से लेकर के 5.5 से लेकर 5.5 मिलियन होता है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो आरबीसी होता है उसको मिलियंस में काउंट करते हैं, जो प्लेटलेट्स होता है उसको लाख में काउंट करते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको 1000 में काउंट किया जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी सबसे कम मात्रा में होता है। तो ये मिलियन में, ये आपका लाख में, ये आपका 1000 में काउंट किया जाता है। तो 4.5 से 5.5 मिलियन होता है प्रति 100 ml ऑफ एचबी। एचबी का मतलब यहां पर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है। अगर महिला की बात की 4 से लेकर के 4.5 मिलियन होता है, 4 से लेकर के 4.5 मिलियन प्रति 100 ml ऑफ एचबी होता है, यानी 100 ml एचबी में, 100 ml हीमोग्लोबिन में 4 से 4.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के अंदर अथवा एक स्वस्थ पुरुष के अंदर इतना होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। यहां से एक सवाल और देखने को मिलता है कि जो इनकी संख्या होती है इनको किससे मेजर किया जाता है, कौन सी वो डिवाइस होती है जिसकी वजह से इन सभी संख्याओं को मेजर किया जाता है। तो इन सभी संख्याओं को मेजर करने वाला जो एक डिवाइस होता है उसका नाम होता है हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर यानी हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पुरुष अथवा महिला के अंदर आरबीसी काउंट करके बता देता है। बताइए, इतना बात समझ में आया? बात समझ में आया? बहुत अच्छा। तो ठीक है, इतना बात समझ में आया तो थोड़ा सा धैर्य बना के बैठे रहिए हमारे साथ। कुछ और चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। और वैसे प्लाज्मा वाला वीडियो आप देखे ही होंगे, है ना, प्लाज्मा वाला वीडियो तो आप ध्यान से देखे होंगे और समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन आप लगाओगे तो ज्यादा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं जो आरबीसी होता है, जो आरबीसी होता है, क्या इस आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर है केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यानी आरबीसी एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। लेकिन यही एक आरबीसी ऐसा होता है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें अपवाद स्वरूप 2 मैमल्स ऐसे होते हैं, 2 मैमल्स यानी 2 स्तनधारी, मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी, यानी 2 स्तनधारी ऐसे हैं इस धरती पर जिनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो 2 स्तनधारी उनका नाम है, एक का नाम है ऊंट, ऊंट आप जानते हो जिसे कैमल कहते हो, और दूसरा है लामा। लामा एक प्रकार का जीव है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीपों में दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है। इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लामा प्रजाति का मैमल्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है कि लामा कहां पाया जाता है, तो बताएंगे लामा जो स्तनधारी और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो ऊंट और लामा 2 ऐसे जानवर हुए जिनके आरबीसी में क्या होता है, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यही क्वेश्चन तो आता है कि वो कौन से जानवर हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो आपका आंसर है ऊंट और लामा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बात समझे? ठीक है। अब यहां से हम बात करेंगे कि आरबीसी का जो निर्माण होता है, वो आरबीसी का निर्माण शरीर में कैसे होता है। तो आरबीसी का निर्माण शरीर में कैसे होता है दोस्तों, जो आप प्रोटीन लेते हो ना, प्रोटीन खाते हो, तो उस प्रोटीन के माध्यम से आपको क्या मिलता है? आरबीसी का निर्माण होता है। प्रोटीन के साथ साथ अगर आप आयरन भी ले रहे हो, आयरन कहां से मिलेगा? जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन पत्तियों में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जी खाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपका आरबीसी का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, यानी निर्माण होगा। और
किससे मिलेगा? तो और मिलेगा विटामिन से। ठीक है, विटामिन में जब विटामिन का चैप्टर में पढ़ाया था तो आपको एक B6 बताया था और B11 बताया था। ये दो विटामिन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दो विटामिन ऐसे होते हैं जो ब्लड में आरबीसी की संख्या को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब B6 और B12 की कमी होती है तो इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोला जाता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया बोलते हैं, याद रखिएगा। एनीमिया रोग जो होता है, एनीमिया रोग से ग्रसित जब व्यक्ति होता है तो उसका जो आरबीसी होता है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, जो कि O2 का संवहन रेट घटने लगता है जब एनीमिया हो जाता है, तो याद रखिएगा। अब आरबीसी का निर्माण तो आपको पता चल गया, भाई इतनी चीज खाएंगे तब का होगा, आरबीसी बनेगा। लेकिन ये बनेगा, आरबीसी जो बनेगा कहां बनेगा? अगला सवाल ये है, कहां बनेगा? तो आरबीसी जो बनता है वो बोन मैरो में बनता है। कहां पर बनता है? बोन मैरो में बनता है। यानी आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है यानी जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? तो आपने हड्डी वाला चैप्टर पढ़ा है, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है, तो स्केलेटन सिस्टम में मैंने बोन पढ़ाया है। उस बोन में मैंने बताया है कि बोन के अंदर बोन कैविटी होती है और उस बोन कैविटी में भरा होता है बोन मैरो, जो कि यह एक लिक्विड होता है, एक द्रव अवस्था में होता है। ये जो बोन मैरो होता है यही क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। अच्छा, आरबीसी के निर्माण की बात तो पता चल गया। अब जब आरबीसी का निर्माण हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, तो उसका जीवन काल कितना होगा? अगला सवाल ये है, जीवन काल कितना होगा? जीवन काल को बोलते हैं लाइफ स्पैन। जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन का। यानी आरबीसी का जो टोटल लाइफ होता है वह 120 दिन का होता है। अब 120 दिन जिएगा, ठीक है, एकदम मौज से खाएगा, पिएगा, घूमेगा, ऐश करेगा। लेकिन 120 दिन के बाद जो है इसकी होगी मृत्यु। क्या होगी? मृत्यु होगी, यानी यह डेड हो जाएगा। तो डेड कहां पर होगा? अगला सवाल यह है। तो क्वेश्चन यह है कि आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? तो मृत्यु होती है प्लीहा में। कहां होती है? प्लीहा। इसी को तिल्ली भी बोलते हैं, तिल्ली भी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में स्प्लीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी जो आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन है, 120 दिन के बाद यह प्लीहा अथवा तिल्ली अथवा स्प्लीन में जाकर के मर जाता है, डेड हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब इसका फुल्ली ब्रेकडाउन हो जाता है। अब जब ब्रेकडाउन यहाँ पे हो जाता है, चूंकि तिल्ली में हो रहा है, प्लीहा में हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है यार्ड ऑफ आरबीसी अथवा आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी क्वेश्चन ये है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है आपका प्लीहा, तिल्ली अथवा स्प्लीन। ठीक है, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। किसे कहा जाता है? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो होता है वो कौन सा होता है? स्प्लीन होता है। स्प्लीन का मतलब प्लीहा, प्लीहा का मतलब तिल्ली। ठीक है, तो इतने नामों से जानते हैं। अच्छा, आपने मृत्यु तो आपने देख लिया, ठीक है। अब इसकी मृत्यु हुई कहां पर? प्लीहा में, तिल्ली में अथवा स्प्लीन में। अब इसका दोबारा से रीजनरेशन होता है, ठीक है, रीजनरेशन होता है, यानी पुनः निर्माण होता है। ये पुनः निर्माण होता है। तो पुनः निर्माण कहां पे होता है? अगला सवाल ये है। तो आरबीसी का जो पुनः निर्माण होता है वह इसी प्लीहा अथवा तिल्ली में होता है। कहां पे होता है? इसी स्प्लीन में होता है। स्प्लीन का मतलब तिल्ली अथवा प्लीहा। चूंकि दोबारा से निर्माण यहीं पर होता है, इसीलिए इस स्प्लीन को बोलते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? स्प्लीन को। आरबीसी कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को। तो इतना बात आपको यहां क्लियर पता चल गया है। एक बात और यहां पे ध्यान देने योग्य है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपको, ध्यान ये देना है, ठीक है, कि जब भ्रूणीय अवस्था होता है ना, भ्रूणीय अवस्था का मतलब होता है फेटल अवस्था। फेटल मतलब जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसको बोलते हैं भ्रूणीय अवस्था। तो भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी होता है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। कहां होता है? यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, ठीक है, अथवा प्लीहा में होता है। प्लीहा, जिसको स्प्लीन नाम से आप जानते हो, स्प्लीन नाम से जानते हो, यही है प्लीहा, तिल्ली अथवा स्प्लीन। ठीक है, तो प्लीहा अथवा प्लीहा के साथ साथ यकृत में आरबीसी का निर्माण होता है। और कब होता है? जब कोई बच्चा बोले तो भ्रूणीय अवस्था में हो। तो भ्रूणीय अवस्था में जब होता है तो उसका जो आरबीसी का निर्माण होता है यकृत अथवा लीवर अथवा प्लीहा में होता है। बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई?
इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आरबीसी का क्या क्या काम है, यानी इसके वर्क के बारे में बात करेंगे कि इसका वर्क क्या होता है। तो इसका जो वर्क होता है वो होता है ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों गैस को, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करना, संवहन करना। संवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना। अब जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी जो संवहन होता है इन दोनों गैस का, ये किसके द्वारा होता है? तो एक प्रोटीन होता है, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीनवा का नाम है भैया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और ये आरबीसी में उपस्थित रहता है, पाया जाता है। अब यही क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन को HB से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है यह O2 को क्या करता है, शरीर के प्रत्येक सेल्स में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। क्या करता है ये? तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कहां पहुंचाता है? ऑक्सीजन को सभी सेल्स में पहुंचाता है। सेल्स का मतलब बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल्स होता है। तो सभी सेल्स के पास पहुंचा देता है। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। और इन सेल्स के पास क्या होती हैं? इन सेल्स के पास होती हैं क्या होता है? ग्लूकोज होता है, C6H12O6। तो याद रखिएगा C6H12O6 जो होता है इसी को बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कहते हैं, याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूं ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी सेल्स के पास स्टोर होती है। ठीक है। और ये जाती कैसे है? तो आपने प्लाज्मा वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा होता है उसका मेन काम होता है, जो भी पचा हुआ भोजन होता है, तो पचा हुआ भोजन जो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है उस ग्लूकोज को प्रत्येक सेल्स के पास पहुंचाने का काम करता है कौन? कौन काम करता है? वो काम करता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ने क्या किया है? ग्लूकोज को सेल्स के पास पहुंचा दिया है। ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन क्या करेगा दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। यह है हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा? अपने साथ मिलाएगा। अपने साथ कब मिलाएगा? जब ऑक्सीजन गैस आप अंदर सांस लेते हो, यानी ऑक्सीजन गैस का मतलब ये नहीं कि आप सीधे ऑक्सीजन ही ले रहे हो। जो भी आप गैसों का मिश्रण ले रहे हो, एटमॉस्फेयर वाला जो गैस है वो एक प्रकार का मिश्रण गैस है। ठीक है, अनेक प्रकार के गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, CO2 है, CO है ना, और आर्गन है, नियॉन है, बहुत सारे गैसेस हैं। तो इन सभी गैसेस को आप लेते हो, जैसे ही फेफड़े के पास वो गैस जाता है तो फेफड़े में रक्त होता है, वो ब्लड में आरबीसी होता है, वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को अपने अंदर मिला लेता है। अब हीमोग्लोबिन क्या किया? ऑक्सीजन को अपने अंदर मिला लिया। अब लेकर के जाता है शरीर के प्रत्येक सेल्स में, शरीर के प्रत्येक सेल्स में जाता है और वहां पर बनता है HbO2। यानी जब ऑक्सीजन गैस को लेके जाता है तो इसी फॉर्म में लेके जाता है और इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिला करके अपने साथ सभी सेल्स के पास लेके जाता है तो उस दौरान जो पिगमेंट होता है, जो वर्णक होता है, किस फॉर्म में जाता है? तो वो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब देखिएगा, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में तो सभी सेल्स के पास पहुंचा दिया और सभी सेल्स के पास क्या है? ग्लूकोज है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, C6H12O6 है और इनके पास पहुंचेगा कौन? ऑक्सीजन पहुंचेगा। ये ऑक्सीजन जब जाएगा तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का करेगा ऑक्सीडेशन। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगा, जला देगा, है ना, वही होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन गैस का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। अब इस ग्लूकोज को के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, होगा ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस साथ में बनेगा पानी और साथ में बनेगा एनर्जी। क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। ठीक है, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो सेल्स के पास ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी था, उसका ब्रेकडाउन करने के बाद वहां से पुनः पैदा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कौन ले लेगा? हीमोग्लोबिन ले लेगा। कौन लेगा? हीमोग्लोबिन लेगा। अब जब हीमोग्लोबिन लेगा, फिर से देखिएगा CO2 गैस पा चुका है कौन? हीमोग्लोबिन। Hb पा चुका है। अब सीधे क्या होगा? उस सभी सेल्स से जो CO2 बना है उस सभी सेल से क्या करेगा? Hb
CO2 के फॉर्म में यह फेफड़े के पास पहुंचाएगा, ढकेलते हुए, मारते हुए, है ना, हाथों में हथकड़ी लगा करके HbCO के फॉर्म में लेकर के आएगा फेफड़े के पास, फेफड़े को दे देगा और फेफड़ा क्या करेगा, नाक के रास्ते से CO2 बाहर फेंक देगा। अब जब वो लेकर के आता है तो किस फॉर्म में लेकर के आता है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेकर के आता है। और जब जाता है तो किस फॉर्म में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में सभी सेल्स के पास ले जाता है। और जब सभी सेल्स से लेकर के आता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेकर के आता है और फेफड़े को दे देता है। अब यहां से हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जानिएगा। जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में एक लौह कंपाउंड पाया जाता है, यानी लौह यौगिक पाया जाता है, इसको बोलते हैं आयरन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयरन कंपाउंड कहते हैं। जो आयरन कंपाउंड होता है उसका नाम होता है हीमेटिन, ठीक है, हीमेटिन, याद रखिएगा। जो आयरन कंपाउंड होता है उसका नाम होता है हीमेटिन होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो लौह कंपाउंड पाया जाता है अथवा आयरन कंपाउंड अथवा लौह यौगिक पाया जाता है, वो कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे हीमेटिन। और यही हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है, इसलिए होता है क्योंकि हीमो का मतलब होता है लाल। हीमो एक प्रकार का वर्णक है और इस वर्णक का मतलब होता है लाल, यानी हीमोग्लोबिन के मौजूदगी की वजह से आरबीसी का जो रंग है वो लाल है, जबकि डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता, इसलिए वो सफेद है, ठीक है, प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। तो जहां पर ये पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, वो उसको लालमय कर देगा, यानी लाल बना देगा। बताइए, इतना बात क्लियर हो गया, इतना बात क्लियर हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आता है कि आरबीसी में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सा है, यानी अथवा ऐसे कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सी है। तो सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सा है, तो वो होता है सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि मानव के रुधिर में, देखिएगा, मानव रुधिर में सबसे घुलनशील गैस कौन सी है, तो सबसे घुलनशील गैस होती है CO। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एक प्रकार का होता है टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक गैस होता है, यानी जहरीली गैस होती है, यह जहरीली गैस होती है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलेंट किलर कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि साइलेंट किलर कौन से गैस को कहते हैं, तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल यह है कि रुधिर में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सी है, सबसे ज्यादा सोलुबल गैस कौन सी है रुधिर में, यानी ब्लड में, तो आपका आंसर होगा CO होगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हुआ है तो यहां पर एनर्जी मिला है। ये जो एनर्जी मिला हुआ है, ये एनर्जी बेसिकली, ये एनर्जी जो आता है, बेसिकली मैं यहां लिख दे रहा हूं एनर्जी को, ये आता है ATP के फॉर्म में, ठीक है, ATP के फॉर्म में स्टोर होता है पूरे शरीर में। और शरीर बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के यह स्टोर होता है। ATP का नाम होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, याद रखिएगा। तो ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है शरीर के अंदर। क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, किस अवस्था में होती है, तो वो होती है ATP के फॉर्म में, ठीक है। ATP का नाम है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है ना। और यह जो स्टोर होती है, कहां पर स्टोर होती है एनर्जी, तो ये स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कहा जाता है सेल का एनर्जी का केंद्र माना जाता है, अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, अथवा एनर्जी हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। बताइए, इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो सवाल यहां से ये बनेगा, पहला सवाल है कि कौन सी गैस है जो रुधिर में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है, तो वो है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीकरण होने के लिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो वो होती है O2, ठीक है। जब ऑक्सीकरण होता है, यानी जब O2 शरीर के प्रत्येक सेल में जाता है तो किस फॉर्म में जाता है, तो वो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और किस फॉर्म में वो लौट करके फेफड़े के पास आता है, तो वो आता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आता है। अगर मान लीजिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, अभी यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करे, अगर CO है और ये Hb के साथ रिएक्ट कर दे, ठीक है, CO है, यानी CO अगर रक्त में घुल जाए तो Hb पा जाएगा, और Hb पाएगा क्या करेगा,
क्या करेगा, HbCO बना देगा, HbCO। और इस HbCO को बोलते हैं, इस HbCO को बोलते हैं कार्बोक्सी मोनोहीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी मोनोहीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो भी आप सिगरेट पीते हो, जो भी जलता है, वहां जो धुआं निकलता है, उस धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसीलिए कहा जाता है जहां धुआं हो वहां ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। कमरे में अगर धुआं होगा तो बहुत खतरनाक होगा, याद रखिएगा। याद रहेगा भैया कि नहीं रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आरबीसी की कमी अथवा अधिकता से कौन कौन सा रोग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आरबीसी से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, यानी आरबीसी की जब कमी होती है तब कौन सी होती है, ज्यादा होती है तब कौन सी होती है, अथवा उसका लाइफ स्पैन, जीवन काल अगर कम हो जाए तब कौन सी बीमारी होती है। देखिएगा, हम बात करेंगे बीमारी के बारे में, ठीक है। तो बीमारी को ध्यान से देखिएगा। जो पहला बीमारी होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया होता है, कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया होता है, एनीमिया। तो एनीमिया जो बीमारी होता है ये कब होता है, जब आरबीसी की संख्या क्या हो, घटने लगे, क्या हो, घटने लगे। याद रखिएगा, यानी आरबीसी की संख्या में क्या आए, कमी आए, तो आप समझ जाना कि वो व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है, वह एनीमिया रोग से ग्रसित है। यानी एनीमिया का सीधा सा मतलब है कि ब्लड की कमी होना, अर्थात आरबीसी की संख्या का कम होना। दूसरा जो बीमारी होता है, उस दूसरा बीमारी का नाम होता है पॉलीसाइथेनिया। क्या होता है नाम होता है पॉलीसाइथेनिया। याद रखिएगा, नाम होता है पॉलीसाइथेनिया, हिंदी में पॉलीसाइथेनिया, ठीक है। अब जो पॉलीसाइथेनिया होता है, ये पॉलीसाइथेनिया तब होता है जब आरबीसी की संख्या, यानी आरबीसी की संख्या लगातार बढ़ती जाए, यानी बढ़े, है ना, क्या हो, बढ़े, यानी क्या हो, आरबीसी की संख्या क्या हो, बढ़ता जाए, यानी ज्यादा हो जाए, ठीक है, ज्यादा हो जाए। तो उस सिचुएशन में कौन सा बीमारी होता है, वो होता है पॉलीसाइथेनिया। और जब पॉलीसाइथेनिया होता है, यानी व्यक्ति के अंदर अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज्यादा अगर आरबीसी की संख्या होगी तो व्यक्ति पॉलीसाइथेनिया से ग्रसित होगा। और पॉलीसाइथेनिया से ग्रसित होने का मतलब ये हुआ कि शरीर पर क्या पड़ेगा, काला धब्बा पड़ेगा, शरीर पर धब्बे पड़ेंगे, ठीक है। और धब्बे कैसे पड़ेंगे, काले काले धब्बे, शरीर के ऊपर स्पॉट दिखाई देंगे, वही होता है पॉलीसाइथेनिया। और तीसरी बीमारी को ध्यान से देखिएगा, तीसरी बीमारी होती है थैलेसेमिया, थैलेसेमिया, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं हिंदी में भी, थैलेसेमिया, ठीक है। तो ये लिखा है थैलेसेमिया। यानी थैलेसेमिया कब होता है, ये ना आरबीसी के बढ़ने से होता है, ना आरबीसी के घटने से होता है, बल्कि जब आरबीसी का जो आरबीसी होता है इसका लाइफ स्पैन, यानी लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। अगर जीवन काल क्या हो, ये घटने लगे, जीवन काल घटने लगे, तो समझ जाना वह थैलेसेमिया रोग से ग्रसित है। और थैलेसेमिया जो होता है यह किसमें होता है, वयस्क के अंदर नहीं होता है, बल्कि बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर थैलेसेमिया रोग देखने को मिलता है। यानी जो आरबीसी का लाइफ जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, जो स्टैंडर्ड है, वो 120 दिन है। यानी जब थैलेसेमिया रोग से ग्रसित होगा कोई बच्चा, तो उसका लाइफ टाइम घट जाएगा, लगभग 50 से 60 दिन का वही आसपास उसका लाइफ स्पैन रहता है आरबीसी का। यानी 50 से 60 दिन में आरबीसी क्या होंगे, टपक जाएंगे, ठीक है। और टपकना कब चाहिए, टपकना चाहिए 120 दिन में, लेकिन वो पहले ही क्या होते हैं, टपक जाते हैं, मर मुरा जाते हैं, ठीक है। बात समझ गए। तो ये हो गया आरबीसी से संबंधित सभी फैक्ट, सभी बीमारी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले वीडियो में परिचय मैंने दिया था, दूसरे वीडियो में आपने देखा था प्लाज्मा को अच्छे तरीके से समझा था, और इस वीडियो में आपने आरबीसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डब्ल्यूबीसी अथवा प्लेटलेट्स की कंप्लीट जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।